बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर रिजवान की क्लास। तो बच्चों, आज हम 1.b जो कि एक रिव्यू एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज का ये मजमुआ है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपके रिवाइज होंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े। चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब ताकि पूरी 8, 9, 10th के आपको लेक्चर्स यहीं पर मिल जाएँ। कहता है कि अगर ए यानी एक एलिमेंट है, नॉट नहीं है मेंबर किसका, सेट ए का। अगर ए जो है वो मेंबर नहीं है सेट ए का तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर मेंबर हो तो हम कहते हैं बिलोंग टू, अगर मेंबर ना हो तो हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला निशान, इसका मतलब होता है कि ये नहीं ताल्लुक रखता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका सी वाला आंसर जो है ये करेक्ट है कि ए जो है वो बिलोंग नहीं करता किससे, ए सेट से। ठीक है, आगे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। तो आपने ये बताना कि इसमें से कौन सा सेट नहीं है। तो सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डिस्क्रीट एलिमेंट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलहदा अलहदा, जो वाजिया फ़र्क रखते हो। ठीक है, वो वाजिया फ़र्क रखते हो। तो देखो 1 एक वाजिया अलग चीज़ है, 2 एक अलग चीज़ है, 3 अलग चीज़ है, तो सेट होगा। तो ये भी एक अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है। ए अलहदा चीज़ होती है, बी अलहदा चीज़ है, सी अलहदा, ये भी सेट होगा। ये भी अलहदा अलहदा है, 2 अलग होता है, 3 अलग होता है, 4 अलग होता है, ये सेट है। मगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 है और 2 2 दफ़ा आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, यानी 2 और 2 तो सेम चीज़ें हो गई। तो सेट में तो सेम चीज़ें नहीं होती, डिस्क्रीट चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ये आपका डी जो है ये सेट नहीं है। तो आप कहोगे डी जो है वो सेट नहीं है। अगला एमसीक्यूज कह रहे हैं, अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट आ जाए, ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सबसेट आ जाए सेट ए के, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पावर सेट। उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट, जिस तरह मैंने आपको बना के भी दिखाए थे पिछली एक्सरसाइजेज में। अच्छा, अगर यू आपके पास 1 से लेकर 10 तक है, ए आपके पास है 2, 4, 6 यानी इवन नंबर है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, और ये जो आपके पास नंबर है ये जो है आ रहा है, ये आपके पास ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। ऑड ज़रा देखें किस तरह आ रहा है। तो इसमें है 2, 4, 1, 3, 5, ये 0 नहीं है, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये नंबर आ रहा है इसके अंदर। तो आपने ये बताना है कि a माइनस बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यानी a को b से माइनस कर दें और उसका कंप्लीमेंट ले लें, क्या होगा। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं a लिख लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, और इसको आपने माइनस कर देना है किससे? b से, 1, 3, 5, 7, 9, और जो जवाब आएगा उसका आपने कंप्लीमेंट ले लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट। तो देखो पहले इनको माइनस कर लो, तो माइनस करके क्या जवाब आता है? माइनस में क्या होता है? जो सेम होती हैं उसको आप नहीं लिखते, तो ये आप सिंपल लिख दोगे कि 2, 4, 6, 8, 10, इसमें से कुछ भी सेम नहीं था। तो अगर कोई सेम होता तो मैं काट देता। सो ए को बी से माइनस करने का मतलब ये होता है कि ए में और बी में जो सेम है वो आपने नहीं लिखना। तो ए पूरा का पूरा आपका सेट आ गया। अब ए कंप्लीमेंट आपने लेना, यानी इसका बेसिकली कंप्लीमेंट आप ले लो। तो जब इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू से इसको माइनस कर देना। यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो पूरी गिनती थी यू 10 तक, और ये माइनस कर देना आपने इस जवाब को। तो 2, 4, 6, 8, 10 जो आपका जवाब आया। अब माइनस में क्या करते हैं? जो सेम होता है उसको नहीं लिखते। सो 2 सेम है, इसको आप नहीं लिखोगे। 3 और 4 सेम है तो इसको आप नहीं लिखोगे। 6 सेम है तो इसको आप नहीं लिखोगे। ठीक है, तो 8 सेम है, इसको आप नहीं लिखोगे। 10 सेम है, इसको आप नहीं लिखोगे। तो पीछे आपके पास क्या बच जाता है? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये, और ये कौन सा सेट है? ये देखें 1, 3, 5, 7, 9, ये कौन सा सेट है? ये बी सेट है। सो इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा ठीक है। ठीक है, यानी कि इसको जब हल करेंगे तो जवाब क्या निकल आता है? बी ही निकल आएगा दोबारा, बी सेट ही दोबारा बन जाएगा, इज इक्वल टू सेट बी। तो इसलिए ये इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। पावर सेट है ए का, तो पावर सेट आपको नज़र आ रहा है ए बी और ए बी। तो ये बेसिकली कौन सा सेट है? तो डी सेट है। आपको पता है डी सेट के अंदर 2 हैं तो इसके 4 सेट सब पावर सेट बनेंगे। ठीक है, और टोटल एक पावर सेट बन जाएगा। आगे आ जाएं, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इक्वालिटी होती है किसके बीच में? 2 रेशोज के बीच में। ठीक है, प्रोपोर्शन जो होता है वो इक्वालिटी होती है, बराबरी होती है किसके बीच में? 2 रेशोज के बीच में। तो ये आपका ए वाला क्वेश्चन ठीक है, ये हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है
एक रिलेशन आपने निकालना है जिसमें अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो और उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही हो, यानी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल बात हुई। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उसमें कहता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है मुवाजना करना, ठीक है। किस में मुवाजना करना है बच्चों? मुवाजना करना है क्वांटिटीज में। कौन सी क्वांटिटीज? जो सेम काइंड की हैं, जो एक जैसी हैं, जो तब्दील नहीं होती, सही है। सेम काइंड के, एक ही तरह की हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट्स के आप लेते हो तो बॉयज़ एक साइड पे आप ले लेते हो और एक साइड पे गर्ल्स ले लेते हो, दोनों हैं तो स्टूडेंट्स, तो इसकी आप रेशो ले लेते हो कि भाई 50 गर्ल्स हैं 75 बॉयज़ हैं, तो ये आपकी रेशो बन जाएगी 2:3। सो ये सेम काइंड के बीच में आप लेते हो, तो बेसिकली सेम काइंड की क्वांटिटीज़ के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो तो बेटा उसको रेशो बोलते हैं। और रेशो जो होती है हमेशा दो चीज़ों के दरमियान में आती है, ठीक है, या तीन के दरमियान भी आ सकती है, बट सेम काइंड का लफ्ज़ आया है, सही है। सेम काइंड, अगर सेम काइंड का लफ्ज़ ना होता तो फिर उसको मैं कुछ और वर्ड या वर्डिंग में रखता। रिलेशनशिप बिटवीन टू, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन आ जाए, ठीक है। अब देखें लफ्ज़ क्या है, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन कौन सी है? जो दो से ज़्यादा है। तो दो से ज़्यादा जब प्रोपोर्शन आ जाए तो उसमें कौन सी चीज़ आ जाती है बेटा? वो कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोपोर्शन होता है? कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। कंपाउंड मतलब मुरक्कब, ठीक है। मुरक्कब यानी दो से ज़्यादा चीज़ से जो बना हो, ठीक है। तो अगर सिंपल प्रोपोर्शन हो तो उसको प्रोपोर्शन ही कहेंगे, बट अगर दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? दो या दो से ज़्यादा से आ जाए तो कंपाउंड प्रोपोर्शन। अच्छा, एक बंदा है जो गाड़ी खरीदता है या लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसको क्या बोलेंगे? जो बंदा खरीद रहा है, वो जो बंदा खरीद रहा है वो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे वो इंश्योर्ड हो गया, यानी उसकी इंश्योरेंस हो गई है, इंश्योर हो गया। जो इंश्योरेंस दे रहा होता है उसे इंश्योरर बोलते हैं, बट जिसके जो खरीद रहा है वो इंश्योर्ड हो रहा है, यानी उसकी इंश्योरेंस उसके पास आ रही है, तो उसको बोलेंगे इंश्योर्ड हो रहा है। द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, अगर कोई टाइम, दुरानिया, जिसमें कोई खास किस्म जो है वो बंदा जो है वो लगाता है किसी बिजनेस के अंदर, तो उस दुरानिये को क्या बोलेंगे? टाइम को क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे, वक्त, ठीक है। कितना जो है वक्त जो है वो गुजारा है इसमें। कॉस्ट प्राइस है टॉय कार की 100 रुपया, अगर 10% डिस्काउंट है तो देखो भाई 100 रुपये की चीज़ है और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, परसेंट को नीचे रख देंगे, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, यानी 10 रुपये जो है वो क्या हो गया? माफ़ हो गए। तो चीज़ कितने की होगी? 90 रुपये की हो गई, ठीक है। तो ये अब छोटा सा सोल्यूशन था, ठीक है। आगे चलें। अगर कोई बंदा फौत हो जाता है, पर्सन डाइज हो जाता है, तो उसके जो एसेट्स रह जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, विरासत, मौरूसियत, ठीक है। तो विरासत होती है ये। तो इसके बाद आ जाती है बेटा कुछ डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशंस में पहली है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एक चीज़ इंक्रीज करे, एक चीज़ इंक्रीज करे तो दूसरी भी जो है वो इंक्रीज करे। अगर वो चीज़ डिक्रीज करे तो दूसरी चीज़ भी क्या करे? डिक्रीज करे। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें एक चीज़ इंक्रीज करे दूसरी भी इंक्रीज करे, एक चीज़ कम हो दूसरी चीज़ भी कम हो, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन में। अच्छा, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? ऐसा प्रोपोर्शन होता है जिसके अंदर अगर एक चीज़ डिक्रीज करे तो दूसरी चीज़ इंक्रीज करे, और अगर एक चीज़ इंक्रीज करे तो दूसरी क्या करे? डिक्रीज करे। तो यहाँ पर पुट्ठा चल रहा है, एक इंक्रीज कर रही है दूसरी डिक्रीज कर रही है, एक डिक्रीज कर रही है दूसरी इंक्रीज कर रही है। तो जब उल्टा काम चले तो उसको बोलते हैं इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया, जब दो या दो से ज़्यादा जो है प्रोपोर्शन का मुरक्कब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होती है? जो परसेंटेज, कितना परसेंट का नुकसान हुआ है, यानी एक बंदे ने कोई चीज़ बेची तो उसको कितने फीसद में नुकसान हुआ उसमें, तो उसको बोलेंगे लॉस परसेंटेज। मिसाल के तौर पे मैंने 100 रुपये में एक चीज़ खरीदी थी और जब मैंने बेची तो उसको मैंने 80 रुपये में बेच दिया, तो मुझे कितना लॉस हुआ? नुकसान कितना हुआ? 20 रुपये का नुकसान हुआ। तो 20 को अगर मैं डिवाइड कर दूं मेरी खरीदी हुई कितना रकम से और उसकी परसेंटेज ले लूं तो 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, तो मुझे 20% नुकसान हुआ। तो ये जो नुकसान की फीसद होती है उसको बोलते हैं लॉस परसेंटेज। ये उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। डिस्काउंट क्या होता है? जो बंदा चीज़ खरीदता है और एक रेगुलर लिस्ट प्राइस से और उसमें जो है वो प्राइस उसकी कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। ये तो आपको पता ही पता है। अच्छा,
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? जब कोई बंदा मर जाता है तो उसका जो एसेट होता है, जो वो छोड़ जाता है, लेफ्ट कर जाता है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। जो इस्लामिक शरिया के मुताबिक जो है उसके जो लीगल लवाहिकीन हैं, वरसा हैं, उनको मिलता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। व्हीकल इंश्योरेंस क्या होती है? जब आप कोई गड्डी लेते हैं तो उस गड्डी की अगर कोई डैमेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो उसके पैसे जो है वो एक कंपनी आपको देगी। तो आप कहोगे कि मैंने अपनी गाड़ी की क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया, तो वो फ्री में पैसे नहीं देगी, आपको उसको महीने के पैसे भी देने पड़ेंगे। इमरजेंसी केस में अगर रिस्क की सिचुएशन आ जाती है तो आपको वो पैसे देंगे। इसको व्हीकल इंश्योरेंस बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो जमा करवाते रहते हो। ठीक है, और जब आपकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा जो है वो आपका आपका आपके जो लोग होंगे, जो आपके वर्सा होंगे, उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ख़ास वक्त में आपने उनको पैसा जमा कराना है और एक ख़ास वक्त के बाद आपको पैसे जो है वो मिल जाएंगे, तो इसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब जितने भी इसके सबसेट हैं वो हमने लिखने हैं। तो सबसेट लिखने का तो बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको समझाया भी हुआ है। तो ये 4 वर्डिंग है, तो 4 का सबसेट लिखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा? खाली। ठीक है, दूसरा होगा, इन सबको अलग-अलग लिख दें। 1 को अलग लिख दें, 2 को अलग लिख दें, 3 को अलग लिख दें, 4 को अलग लिख दें। ठीक है, तो ये सबसेट बन गया। अच्छा, अब क्या सबसेट बनानी है? अब जोड़ियाँ बना लें। तो 1 की पहले 2 के साथ, तो ये 1 की 2 के साथ बन गई। फिर 1 की 3 के साथ, तो ये 1 की 3 के साथ बन गई। फिर 1 की 4 के साथ, तो ये 1 की 4 के साथ बन गई। फिर 2 की 3 के साथ, तो ये 2 की 3 के साथ बन गई। फिर 2 की 4 के साथ, तो ये 2 की 4 के साथ बन गई। अब आखिरी रहेगी किसकी? 3 की 4 के साथ, तो ये 3 की 4 के साथ बन गई। अब जोड़ियाँ बन गई, अब तिगड़ियाँ बनाएंगे। तिगड़ियाँ बनाने का तरीका क्या होता है कि बच्चों, आपने एक को भूल जाना है और बाकियों को लिख देना है। अब मैं 1 को भूल जाता हूँ, बाकियों को लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं अब 2 को भूल जाऊँगा, बाकियों को लिख दूंगा। अब मैं 3 को भूल जाऊँगा, बाकियों को लिख दूंगा। अब मैं 4 को भूल जाऊँगा, बाकियों को लिख दूंगा। तो ये 1 2 3, तो ये हो गई, तिगड़ियाँ भी हो गई। आखिरी में क्या है? सारी इकट्ठा करके लिख दें, तो ये चौगड़ी भी बन गई आपकी। सही है, तो ये जो है ये कैस के बन गए सबसेट। तो 4 के हमेशा 16 बनते हैं, आप इसकी गिनती कर लेना, ये 16 ही बनेंगे। ठीक है, अब इसके सबसेट लिखने हैं इसी तरह। सबसे पहले एक सबसेट क्या हो जाएगा? खाली। ठीक है, खाली। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद आप अकेले अकेले, ये देखिए अकेले अकेले। ठीक है, और इसके बाद जोड़ियाँ, तो ए की जोड़ी बी के साथ, फिर ए की जोड़ी सी के साथ, फिर बी की सी के साथ। तो ए की जोड़ी बी के साथ, फिर ए की जोड़ी सी के साथ, और फिर बी की जोड़ी सी के साथ, और लास्ट में तिगड़ी। तिगड़ी एक ही बनेगी क्योंकि 3 ही है सिर्फ, तो ये 3 तिगड़ी बन गई। तो ये इसके सबसेट हो गए हैं। ठीक है, तो आपने सबसेट ऐसे लिख लेने हैं इसके। अब इसके भी सबसेट इसी तरह ही लिखने हैं। तो पहला सबसेट क्या होता है? खाली। दूसरा सबसेट क्या होगा? अकेले। 2 अकेला आ गया, फिर 4 अकेला आ गया, फिर 6 अकेला आ गया। अब जोड़ियाँ, जोड़ियों में क्या आ जाएगा? 2 और 4, और 2 और 6, और 4 और 6। ठीक है, और अब इकट्ठा तीनों, 2 4 6, तो ये बन गया। ठीक है, तो इसकी ये 8 बनेगी। ठीक है, 3 वाले की 8 बनती हैं, 2 वाले की। अच्छा, ये वाला ऑलरेडी हमने किया भी हुआ है, ये वही सवाल है जो रिपीट हो रहा है, जोड़ियों वाला। ठीक है, सबसेट वाला। तो इसका आपने पावर सेट लिखना है। खाली, दूसरा क्या होगा? प्लस, तीसरा क्या होगा? माइनस, चौथा क्या होगा? मल्टीप्लाई, पांचवा क्या होगा? डिवाइड। तो ये आपके पहले जो आ गया उस अकेले अकेले। अब जोड़ियाँ बना दें, प्लस को माइनस के साथ, फिर मल्टीप्लाई वाले के साथ, फिर डिवाइड के साथ। तो प्लस की मैं पहले जोड़ी बना लेता हूँ, प्लस की माइनस के साथ बन गई, फिर प्लस की मल्टीप्लाई के साथ बन गई, फिर प्लस की माइनस के साथ बन गई, फिर प्लस की डिवाइड के साथ बन गई। ठीक है, अब किसके साथ बनाएंगे? अब माइनस की मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ बन जाएगी। तो माइनस की मल्टीप्लाई के साथ और माइनस की डिवाइड के साथ बन गई। अब किसकी रह गई? मल्टीप्लाई और डिवाइड की रह गई सिर्फ। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की रह गई। चलो ये बन गई। अब दुगनियाँ दुगनियाँ बन गई हैं, जोड़ियाँ जोड़ियाँ बन गई हैं। अब तिगड़ियाँ बना लेते हैं। तिगड़ी बनाने का मैंने आपको तरीका बताया। अगर 4 हो तो 3 बनाने का तरीका यह है कि एक को भूल जाएं, बाकी को लिख दें। तो सबसे पहले प्लस को भूल जाएं, बाकियों को लिख दें। ठीक है, अब क्या करें? अब माइनस को भूल जाएं, बाकियों को लिख दें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई को भूल जाएं, बाकियों को लिख दें। अब डिवाइड को भूल जाएं, बाकियों को लिख दें।
अब इकट्ठा सारों को चौकड़ी बना लें, चौकड़ी में तो सारे आ जाएंगे, तो ये आ गई। तो इस तरह करके बच्चों आपने सबसेट बना लेने, ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे बेसिकली पिछले दोनों सवालों के अंदर सबसेट नहीं कहा उसने, पावर सेट का है। तो पावर सेट आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पी लगा के सी लगा के ये, और एक बड़ी सी ब्रैकेट और एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये पावर सेट हो जाता है। ठीक है, उसने सबसेट नहीं कहा था, पावर सेट कहा था। इसी तरह यहाँ पे पावर सेट बनाना है डी का, तो बच्चों ये सही कर लेना, मैंने ये पढ़ा नहीं था ऊपर क्वेश्चन। तो ये पावर सेट बन गया डी का। तो ये पावर सेट के लिए आपको एक बड़ी सी ब्रैकेट बच्चों लगानी पड़ेगी। ठीक है, बस पावर सेट बन गया। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है ए यूनियन बी जो है वो आपने निकालना है, उसका कंप्लीमेंट लेना है। तो पहले हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लेते हैं, जो कि हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। तो पहले हमने लिखना है ए हमारा क्या है 1 3 5 7। अच्छा, फिर यूनियन लेना है और फिर बी लिख देना है। बी क्या है आपका 2 4 6 8 10। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपने इसका क्या लेना है, ब्रैकेट डाल के इसका कंप्लीमेंट एंड में लेना है। तो पहले यूनियन ले लेते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों इकट्ठे करके लिख देते हैं। 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। 9 है ही नहीं तो वो कैसे आएगा। तो ये इसका कंप्लीमेंट हो गया। अब कंप्लीमेंट कैसे निकालते होते हैं, माइनस कर देते हैं यू से। तो इसी क्वेश्चन को आपने यू से क्या कर देना, माइनस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 को बच्चों किससे माइनस कर देना, u से। तो u क्या होता है, u बच्चों होता है जो दिया हुआ है 1 से लेकर पूरा 10 तक, पूरा 1 से लेकर पूरा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा। ठीक है, इसको आपने माइनस कर देना ऊपर जवाब से। तो वो जवाब में क्या था, सारी 10 तक गिनती थी, सिर्फ 9 नहीं था। ठीक है, याद रखना, ये 6 7 8 9 9 नहीं था, 10। ठीक है, 10। तो अब आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। माइनस में जो सेम होता है उसको नहीं लिखते। तो ये देखें, ये 1 है नहीं लिखेंगे, 2 इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, 3 इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, 4 इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 9 नहीं है। तो 9 बच गया, बाकी सारे माइनस हो गए। तो 9 जवाब आ गया। अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है कि ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन लो बी कंप्लीमेंट, तो वो जो है बराबर होना चाहिए इसके। तो कर लेते हैं, पहले ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो यू आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका पूरी गिनती जो है ये यू है। इसको आप माइनस कर दो ए के साथ। ए आपका क्या है 1 3 5 7। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया जवाब, तो ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। 1 सेम है नहीं लिखेंगे, 2 सेम नहीं है 2 लिख देंगे, 3 सेम है नहीं लिखेंगे, 4 सेम नहीं है लिख लेंगे, 5 सेम है नहीं लिखेंगे, 6 सेम है नहीं 6 को लिख देंगे, 7 उधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 10 ये बाकी आ जाएंगे क्योंकि अगली साइड पे नहीं है। अब आपने ले लेना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट भी इसी तरह यू माइनस बी। तो पहले कैस को लिख लेंगे, यू को लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लिख लिया आपने बच्चों। अब माइनस कर दो बी से। बी क्या था 2 4 6 8 10। तो ये लिख ले। अब इसको माइनस करेंगे तो जो सेम होंगे वो नहीं लिखेंगे। 1 नहीं है लिख दें, 2 नहीं है 2 सेम है नहीं लिखेंगे, 3 सेम नहीं है लिख लेंगे, 4 सेम है नहीं लिखेंगे, 5 सेम नहीं है लिख लेंगे, 6 उधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, 7 उधर नहीं है इधर है लिखेंगे, 8 उधर भी है नहीं लिखेंगे, 9 है 9 भी लिख लेंगे और 10 दोनों तरफ है नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया। अब ये जो दो जवाब निकाले हैं आपने, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, इसका आपने क्या ले लेना है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो ए आपका ए कंप्लीमेंट क्या निकला था 2 4 6 8 9 10 और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या निकला था 1 3 5 7 9। तो बच्चों आपने इसका देख लेना कि इसमें मुश्तरिक क्या है। तो इसमें मुश्तरिक कुछ भी नहीं है सिवाय 9 के। तो 9 इधर भी है और इधर भी है, मुश्तरिक मतलब कॉमन। ठीक है, तो जो उधर भी हो उधर भी हो, ये इंटरसेक्शन यही होता है ना, जो दोनों में सेम हो वो लिखना है। तो ये 9 आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल, दोनों तरफ देख लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो गई, इक्वल होगी। तो आपने एंड पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। अच्छा जी, कहता जी एक सर्वे हुआ किसमें, प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, और उसमें वो देखा गया कि 20 स्टूडेंट्स जो हैं उनको कार पसंद है, 15 स्टूडेंट्स जो हैं उनको मोटरसाइकिल पसंद है। ठीक है, और 5 स्टूडेंट हैं जिनको दुबोत पसंद है या उनके पास है, चलो है उनके पास, और 3 जो है जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है, हु हैव, ठीक है, जिनके पास क्या है, स्टूडेंट हु हैव क्या
कौन सी पहली चीज़ है, कार्स, तो स्टूडेंट हैव कार्स, तो उसकी कितने हो जाएंगे, तो उसको मैं ए सेट कर लेता हूँ, यानी ए सेट के अंदर कितनी चीज़ें आ गई, ए सेट के अंदर 20 चीज़ें आ गई। अच्छा, स्टूडेंट्स हैव जिनके पास क्या है, मोटर बाइक है, तो वो कितने हो जाएंगे, उसको मैं बी सेट कह दूंगा। तो बी सेट, एन का मतलब है तादाद, ठीक है, तो बी सेट की तादाद कितनी हो जाएगी, बी सेट की तादाद हो जाएगी 15, ठीक है, तो 15 ये लोग आ गए। अब स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स हैव बोथ, जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब बोथ जो होता है वो क्या होता है, मुश्तरिक, यानी जिनके पास कार भी है और बाइक भी है। तो बेसिकली ये क्या है, ये नंबर है ए इंटरसेक्शन बी का, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जिसके पास बोथ हैं, कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए मैं इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ। और वो कितने लोग हैं, वो है 5, ठीक है, 5 स्टूडेंट है जिनके पास बोथ है। अब बोथ का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये देखें, एक सेट है, ठीक है, और ये दूसरा सेट है, इंटरसेक्शन ले लें, दूसरा सेट है, 3 5 कर लें, चले। अब ये देखें, इसके इन दोनों के पास क्या है, जो बोथ होगा, बोथ क्या होगा, 1 भी होगा और 3 भी होगा। सो ये बोथ जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्शन है। तो जो वो बोथ का लफ्ज़ करें ना कि दोनों के पास है, तो इसका मतलब वो क्या, इंटरसेक्शन बता रहा है। तो ये इंटरसेक्शन 5 हो गया। और स्टूडेंट हैव नथिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, हैव नथिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, वो हो जाएंगे n की ताकत c, तो वो आपके आ जाएंगे स्टूडेंट जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कितने हैं, 3 है। अब देखो ये आपकी बन जाएगी टोटल स्टूडेंट्स निकल आएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स में क्या करोगे, देखो ये जो है 5, ये जो दोनों में है, जिनके पास दोनों है, उनके पास कार भी मोटर बाइक, ये हो जाएंगे इन सब में से माइनस, बाकियों को आपने ऐड कर देना। देखो कैसे, ये हो गए ए वाले, ठीक है, ये हो गए बी वाले, ठीक है, ये हो गए सी वाले, ठीक है, और ये जो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी कॉमन है, वो तो ए में भी है और बी में भी है, तो इसको आपने माइनस कर देना। ये जो चीज़ नंबर लिखी हुई है ना, ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स में नहीं आएंगे, ठीक है, ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स में नहीं आएंगे। तो ये हमारे टोटल इस तरह बन जाएगा, क्या, ए थे 20, बी थे 15, सी हमारे पास थे 3, और जो कॉमन थे, जो मुश्तरिक थे, जो रिपीट हो गए, ठीक है, वो कितने हैं, 5। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 20 और 15, 20 और 15, 20 और 15 35, 35 और 3 38, 38 में से 5 माइनस करें तो ये आपके पास आ गए 33। तो इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बच्चों, 33 थे, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है जी रजिया जो है पेड हर ड्राइवर 250 रुपये, 2,500 रुपये 5 दिन के लिए। अच्छा, व्हाट अमाउंट विल शी पे, कितने पैसे देगी 10 दिन के लिए। तो ये आपके पास एक प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, तो हम प्रोपोर्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेमेंट है, और दूसरी हमारे पास क्या है, दिहाड़ियाँ यानी डेज है, ठीक है। तो देखें, अगर वो 5 दिन के दे रही है 2,500 रुपये, तो फिर 10 दिन के कितने देगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। तो इसको हम एक्स कर लेते हैं। अब देखें ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये डायरेक्ट है, जितने ज़्यादा दिन होंगे उतनी ज़्यादा पैसे होंगे, तो ये डायरेक्ट है। तो पहला तीर एक्स से ऊपर जाएगा और दूसरा तीर भी सेम इसी तरह जाएगा। अब इसकी इक्वेशन बना लेंगे, तीर ऊपर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स बटा 2,500 इज इक्वल टू, तीर ऊपर जा रहा है तो 10 बटा 5, और ये 2,500 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 ज़रबे 2,500, और ये 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2,500 दैट इज इक्वल टू 5,000 रुपये। वैसे तो बड़ा सिंपल था, 5 दिनों का 2,500 है तो 10 दिनों का क्या होगा, डबल हो जाएगा। बट इसको आपने अभी ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते होते हैं, मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, ये मेरी हो जाएगी क्या चीज़, एक्स एक्सिस, और बट ये क्या हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस में मैंने क्या लगाना है, पेमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, और नीचे डेज लगा देता हूँ। डेज मैं इस तरह लगा देता हूँ, मिसाल के तौर पे 2 4 6 8 10 12, ये मैंने डेज लगा दिया। इधर मैं आमदनी लगा देता हूँ 5,000 500 1,000 1,500, ये अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी वक्फ़ा लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो 2,500, आप 1,000 की भी बना सकते थे, तो 1,000 की बना लेता हूँ ताकि मेरा ना जगह पूरी आ जाए, वरना बहुत ऊपर जा रहा है। तो मैं 1,000 का वक्फ़ा लेके बना लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो यूँ कर लेते हैं, तो 1,000 बना लेते हैं। तो 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000, और ये 6,000 का मैंने 1,000 का वक्फ़ा ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, पहला देखो कितना था, पहला था 5 दिन, तो 5 दिन ये रहे,
5 दिन का कितना था 2500, तो ढाई ये 2 और 3 के बीच में आ गया 2500, तो ये 2500 आ गया। अब 10 दिन का कितना हो गया, 10 दिन का हो गया 5000, तो ये 10 दिन का कितना हो गया 5000, तो यहाँ से ये 5 आ गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह जाके ऐसे करके स्ट्रेट लाइन इसमें से गुजरेगी 2 पॉइंट्स में से, ठीक है, 2 पॉइंट्स में से स्ट्रेट लाइन गुजरेगी, तो ये आपकी ड्रॉ ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है एक मोटर बाइक है जिसमें 20 लीटर पेट्रोल डालो तो वो 160 किलोमीटर चलती है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेट्रोल की अमाउंट है, पेट्रोल अमाउंट, पेट्रोल कितनी है डलना है, और साथ यहाँ पे डिस्टेंस है, फासला कितना है, ठीक है। तो पेट्रोल की अमाउंट कितनी है, 20 लीटर अगर गड्डी चले, ठीक है, गड्डी चले तो 160 किलोमीटर आपकी चलेगी, ठीक है, 20 लीटर 160 किलोमीटर। अच्छा तो फिर कितने लीटर, 360 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन है। सो देखिए जितना ज़्यादा फासला होगा उतना ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। डायरेक्ट, तो आप कहोगे डायरेक्ट वाला पहला एक्स का तीर ऊपर, तो इसका तीर भी कहाँ जाएगा ऊपर। अब इसकी इक्वेशन बना लें, तीर ऊपर जा रहा है तो x बटा 20 इज इक्वल टू 360 बटा 160। अब x 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 160, 0 0 से कट गया, और 16 को 2 से काटें तो क्या आता है 8, तो 16 को 2 से काटें तो कितना आता है 8, और 8 को 4 पे ये कटता है 8 8 24, ये कट तो नहीं रहा, तो 8 को 4 पे काटें तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 पे, 4 के टेबल पे तो कटता है ना, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा, तो ये आ जाएगा 90/2, और 90/2 को जब सॉल्व करोगे तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा 45, तो 45 लीटर आपका जवाब आ गया, ठीक है। तो 45 लीटर जो है वो चलेगा, 45 लीटर डालोगे तो 360 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका भी ग्राफ बनाना है तो यहाँ से एक y एक्सिस ले लेंगे, ठीक है, और एक मैं ले लूँगा x एक्सिस, ठीक है। आपने तो साफ़ सुथरा फुट से स्केल से बनाना है, ठीक है, अच्छा अच्छा करके। अब इसमें मैं अमाउंट क्या ले लूँ, 20 और 45 है, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं 10 20 30 40 50 60 ये मैंने बना लिया, और इधर मैंने किलोमीटर बनाना है, तो किलोमीटर 160 और 300 है ना, तो मैं कितना कितना बना लूँ, ये तकरीबन 4 का टेबल चल रहा है, तो मैं चलो 4 का टेबल चला लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 340 हैं, सही जा रहा हूँ नहीं यार, ये आ जाएगा 280, ये आ जाएगा 320, और ये आ जाएगा 360, और ये आ जाएगा 400, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह चल रहा है सिस्टम, सही है, हाँ सही गया, 4 का टेबल बना लिया मैंने। अब इसमें देखें पहला वाला क्या था, पहला क्या था 20 पे 160, तो 160 ये है और 20 ये है, तो 20 पे 160 ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये 160 और ये 20। दूसरे वाला हमारा जो जवाब निकला है वो क्या निकला है, वो निकला है 45 पे 360, तो 45 कितना आएगा यहाँ पे 50 के बीच में, और 360 देखें किधर आ रहा है, 360 360 360 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 360 पे आ गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपस में मिल रहा है, इसको आपने ऐसे करके जोड़ देना है, तो ये जो है ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ग्राफ बना लेना है, तो वो देख लें एक दफ़ा ग्राफ, ठीक है। अच्छा आगे अब चलें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता जी अगर 15 बंदे जो हैं वो 85 दिनों में एक दीवार बनाते हैं, तो हमारे पास मैन हैं और डेज़ हैं, ठीक है। मैन कितने हैं 15 हैं, और दिन लगा रहे हैं 85। अगर वो कहता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 10 मैन, तो 10 बंदे कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि बंदे और दिनों का ताल्लुक है। तो देखिए अगर आप बंदे बढ़ाते हैं तो काम क्या होता है, जल्दी हो जाता है, और अब बंदे बढ़ाओगे काम जल्दी हो जाएगा, दिन कम हो जाएंगे। तो ये इन्वर्स है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, इन्वर्स का है। तो जब इन्वर्स का क्वेश्चन होगा तो पहला तीर ऊपर x वाला, तो दूसरा तीर नीचे, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा x बटा 85 इज इक्वल टू, अब ऊपर से तीर नीचे है तो 15/10, 10/15 नहीं लिखना, 15/10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 15/10 मल्टीप्लाई बाय 85, एंड दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 10 के टेबल पे काट लें तो 2, और 5 के टेबल पे काट लें तो 2, और ये 5 के टेबल पे 85 कितने पे आता है, 17 पे आता है, 17 पे। तो पीछे आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 17 जो कि बनता डिवाइडेड बाय 2,
तो 15 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 और इसमें 3 प्लस किया 10 और ये 15 ऐसे ही आ गया 5 5 255 डिवाइडेड बाय 255 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपका इसको 250 का आधा होता है तकरीबन 127, ठीक है, 127 या 5 जो कि तकरीबन आपका बनता है कितने दिन, 128 डेज बनता है, ठीक है। यहाँ पे इशारिया में आ रहा है तो हम कह देंगे तकरीबन 127 दिन बनते हैं, जो कि तकरीबन क्या है 128 दिन। तो 128 अपने जेहन में अभी रख लें, ठीक है। तो अब इसका भी ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस सीधी और एक एक्स एक्सिस सीधी। फिर क्या करना है आपने, अब देखें 15 10 तो ये नीचे 5 का टेबल जा सकता है, 5 10 15 20 25, ये मैंने अपनी आसानी के लिए बना लिया। अब उधर आपने दिहाड़ियाँ बनानी है, तो दिहाड़ियाँ आपकी देख लें कि 85 है और 128 है, तो ये 20 का टेबल कर लें तो इजी रहेगा, 20 40 60 80 100 120 140 160, ठीक है, इस तरह करके आगे। तो हमारा क्या था, 15 दिनों पे 85 था, तो 15 दिन पहले देखें, 15 दिन ये और 85 किधर होगा, इधर 100 और इसके बीच में आ जाएगा ना, तो ये 15 इधर, ये 85 इधर, तो ये पहला पॉइंट आपका आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जब आप दिन कम करोगे, 10 कर दिए दिन, तो फिर कितना हो गया, फिर 128 हो गया। तो 10 दिन किए आपने, तो 10 दिन किए, तो 10 दिन पे आपका कितना हो गया, 128। तो ये तकरीबन इधर आ जाएगा ना, ये 120 के ऊपर 128 और ये 10 इधर नीचे से 10 और इधर से ये तकरीबन 120 से थोड़ा ऊपर, तो ये, तो अब ये आ गया। सो अब इसका जो तीर आएगा वो ऐसे आएगा, तो ये जो इन्वर्स होता है ना, इसका तीर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, यानी इस तरह से आपका होगा इन्वर्स का। आगे चलें, कहता है जी 10 लाइन है, वो 500 kg खा जाते हैं 10 डेज में, ठीक है। तो आपने लॉइंस हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 10 लॉइंस हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं 500 kg खा जाते हैं। सो मीट की अमाउंट है, मीट कितनी खा जाते हैं, गोश्त कितना खा जाते हैं, तो 500 kg गोश्त खा जाते हैं, ठीक है। और कितने दिनों में, डेज दिए हुए हैं 10 दिन, चलो 10 दिनों में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब सेम मीट, ठीक है, सेम मीट यानी यही 500 किलो की चीज़ ही, ठीक है, ये 500 किलो की ही चीज़ ही 5 दिन में अगर वो खानी हो, ठीक है, तो कितने शेयर खाएंगे। तो देखें, जितने ज़्यादा लॉइन होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा लॉइन होंगे उतने दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बंदे खाने वाले होंगे, दिन कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्स है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। अब आप ये पूछोगे कि मैंने इसके ऊपर तीर क्यों नहीं लगाया, तो ये देखें सेम क्वांटिटी है, अगर सेम क्वांटिटी हो ना तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया, आप इसको सॉल्व नहीं करें। अगर ये डिफरेंट होती तो फिर इसके ऊपर भी मैं तीर लगाता लॉइंस को देख के, ठीक है, बट इसमें नहीं है तो मैं नहीं लगा रहा। अगर लगाना भी है तो इसका तीर वैसे ऊपर जाएगा और वैसे भी 500 से कट जाएगा, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं सिर्फ लॉइंस और डेज ही को देख रहा हूँ। तो इन्वर्स है, तो बच्चों कैसे लिखोगे, x/10 इज इक्वल टू 10/5, तो ये आ जाएगा कितना, x इधर ही खड़ा रहा, तो 10 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 20। सो 20 लाइन्स जो हैं, 20 लाइन्स जो हैं वो 5 दिन में मुका देंगे 500 किलोग्राम। यानी अगर आपने लॉइंस बढ़ा दिए तो आपके जो पहले 10 दिनों में खुराक 500 खाते थे, अब वो 5 दिनों में खा लेंगे, ठीक है। तो अगेन इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए पहले क्या करेंगे, y एक्सिस और फिर हम क्या ले लेंगे, x एक्सिस, ऐसे ही है ना। तो y एक्सिस देखें क्या है, तो x क्या करें, डेज को किधर डाल दें, डेज को नीचे डाल देते हैं, लॉइंस के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो डेज नीचे कर लेते हैं, तो डेज कितने वक्फे पे जा रहे हैं, 5 के वक्फे पे जा रहे हैं, तो चलो हम 5 की गवा रहे हैं, 5 10 15 20, ठीक है। और लॉइन की क्या ये जा रही है, इसको भी 5 10 पे कर लेते हैं, 5 10 15 20। अब देखें जी, पहले कितने थे, 10 लॉइन थे, 10 दिन थे, तो 10 10 10 बाई 10 ये आ गया 10, ठीक है। अब क्या हो गया, अब लॉइन जो है वो कितने हो गए, 20 लॉइन कितने हो गए, ये आंसर निकला, जो लाइन हो गए 20 और दिन कितने हो गए 5, ये 5 है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा
लॉइन जो है वो 5 हो गए हैं, ठीक है, और शेर कितने हो गए हैं, 20 हो गए। तो ये 5 दिन हो गए और लाइन 20 हो गए। अब ये ऊपर से नीचे ऐसे ग्राफ आएगा, आपने सीधी सी इन दोनों पॉइंट को सीधी सीधी लाइन से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये है जी क्या ग्राफ बनाने का तरीका जी। एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री करती है मैन्युफैक्चर। क्या मैन्युफैक्चर करती है, 200 आइटम। अच्छा, 200 आइटम मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, इन अ डे। डे का मतलब है एक दिन में, 1 डे में। कितनी मशीनों के साथ, 10 मशीनों के साथ, ठीक है। हाउ मैनी आइटम्स, तो कितने आइटम्स एक्स मैन्युफैक्चर कर सकती है 14 मशीनों के साथ 4 डेज में। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं, 3। एक हमारे पास आइटम्स हैं, एक हमारे पास डेज हैं, और तीसरी बच्चों हमारे पास मशीन्स हैं, ठीक है। तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं। आइटम्स कितनी, 200 बना रही हैं एक दिन में अगर 10 मशीनें हैं। सो अगर मशीनें 14 हो जाएं और डेज अगर आपको 4 मिले तो आपके आइटम्स कितनी बनेंगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आइटम देखें, जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतने ज़्यादा आइटम होंगी। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी उतने ज़्यादा आइटम लगेंगे। तो ये भी डायरेक्टली हो गया। सब कुछ डायरेक्टली है। तो नीचे से 3 ऊपर है तो x बटा 200, नीचे से 3 ऊपर है तो 4 बटा 1, नीचे से 3 ऊपर है तो 14 बटा 10, ठीक है। तो इसको आप लिख लें x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 10। तो 0 0 से कट गया। तो यहाँ पर हम अब 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। तो 24 से मल्टीप्लाई हुआ 80 टाइम्स 14। सो 80 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, और ये 0 और ये 8 इसी तरह आ गया, 0 और ये 2 और ये 11, तो 1120 आइटम्स। तो 1120 एशिया या आइटम्स जो हैं वो बनेंगी अगर 14 मशीनें हों और 4 दिन हों, ठीक है। तो इस तरह आगे जी 25 लेबर हैं और वो कंस्ट्रक्ट करती हैं 5 रूम्स। 25 लेबर है, ठीक है, उन्होंने बनाए हैं 5 कमरे 18 दिन में। हाउ मैनी डेज, कितने डेज चाहिए होंगे, कैन लेबर कंप्लीट करें 10 रूम्स सेम साइज़ के, ठीक है। 10 रूम सेम साइज़ के वो करते हैं, यानी सेम साइज़ के 10 रूम, और डेज आपको दिए हुए हैं, ठीक है। डेज आपसे पूछे हुए हैं, तो डेज हमारे पास एक्स है। तो बच्चों अब इसके लिए 3 चीज़ें हमारे पास हैं। सबसे पहले लेबरर्स हैं हमारे पास, दूसरी हमारे पास डेज हैं, और तीसरे हमारे पास रूम्स हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पार्ट में देखें कि 25 लेबर हैं और वो कितने डेज़ में काम कर रहे हैं, 18 डेज़ में काम कर रहे हैं, और रूम्स कितने ले रहे हैं, 5। तो अगर वो रूम्स 10 हो जाए और डेज़ जो हैं वो एक्स हो जाएं और लेबर आपके पास 10 हो जाएं, तो कैसे होगा। तो अब डेज़ और लेबर को पहले देखें। जितने ज़्यादा दिन होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा दिन लगेंगे, अगर ज़्यादा दिन लगाने हैं तो लेबर आपको क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, क्योंकि लेबर अगर ज़्यादा होंगे तो दिन कम हो जाएंगे, और दिन अगर बढ़ाने तो लेबर कम कर दो। रूम्स के साथ देख लो, तो जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतने ज़्यादा रूम्स बनेंगे, ठीक है। तो डेज ज़्यादा लगाओगे तो रूम्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो डेज और रूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मगर डेज और लेबरर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। समझ आ गई। तो अब इसको तीर वालों के हिसाब से लिख लें। सबसे पहले एक्स वाले लिखूंगा, तो एक्स से तीर ऊपर जा रहा है तो इसको लिखूंगा एक्स बटा 18। अब आगे तीर कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो 25 बटा 10, और इधर कहाँ जा रहा है तीर, नीचे से ऊपर जा रहा है तो लिखूंगा 10 बटा 5। तो अब एक्स इधर खड़ा रहेगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 10 से कट गया, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 28। तो पीछे 18 को सिर्फ आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 5, हाँ 90। तो ये 90 डेज आपके पास आएगी, यानी 90 दिन लगेंगे अगर 10 लेबर हो जाएं और कमरे कितने बनाने हो, 10 कमरे बनाए। यानी अब लेबर भी कम हो गए, कमरे भी आपने बढ़ा दिए, तो दिन तो लाजमी ज़्यादा लगेंगे। अच्छा जी, एक फैक्ट्री है, वो क्या करती है, वो कोई भी चीज़ बेचती है ना तो वो 25% उसका ऊपर रेट लगा देती है, ठीक है। उसका 25% क्या करती है, उसकी प्राइस बढ़ा देती है। किससे, उसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी जितने में उसने ख़रीदी है ना उससे 25% पे वो बढ़ा देती है। अब वो जो बढ़ाई है, उसने ख़रीदी थी 5,000 में, ठीक है, और बेच अब कितने पे रही है, सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 4500। यानी बेच अब वो 4500 पे खरीदी उसने, 5,000 में है, बेच अब 4500 में, यानी कम पैसों में बेच रही है। तो इसका मतलब इसमें डिस्काउंट है।
मगर उसकी असली कीमत कितनी है, मार्क प्राइस कितनी है, तो पहले हमें उसकी मार्क प्राइस निकालनी पड़ेगी। मैं कहने की बात समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, तो उसके ऊपर 25% उसने खर्चा किया, तो वो 125 की हो गई। बाद में उसने क्या कर दिया, इसके ऊपर डिस्काउंट कर दिया, छूट कर दिया, और वो अब 90 में बेच रहा है। तो बेसिकली इस तरह का सवाल है ये, कि अब आपने ये वाली प्राइस निकालनी है कि उस आपने बतानी कि कितने परसेंट उसकी छूट, कितने परसेंट है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है आपने, ठीक है। तो अब इसका तरीका देख लें। सबसे पहले आपने देखनी है कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो उसने खरीदी है, जो उसका कीमत खरीद है, वो 5,000 रुपये है। चलो ये मैंने लिख लिया 5,000 रुपये। अब जो वो उसकी जो मार्क प्राइस है जिसने में उसमें बेचनी है, जो असली बेचनी है, ये तो जो बेच रहा है ये तो डिस्काउंट के साथ बेच रहा है ना, कम पैसों में बेच रहा है, जितनी उसमें बेचनी चाहिए थी, तो वो 25% लगा के बेचता है। तो हमने ये देखना है कि 5,000 का 25% क्या होता है, 5,000 का 25% क्या होता है। तो परसेंट खत्म करने के लिए नीचे 0 लग गया, 100 लग गया, तो 0 0 से कट गया। तो ये 50 को जब 25 से ज़रब करेंगे तो ये जवाब आ जाता है, कितना आ जाता है, ये तकरीबन आ जाता है, अल्लाह भला करे, 1250, हाँ 1250 आ जाता है। तो ये 1250 आ गया, ठीक है। 50 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से, तो ये 1250 आ गया। तो 1250 रुपये उसने ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। तो ये मार्क प्राइस नहीं, ये उसके ऊपर वाली प्राइस है। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस, इस प्राइस को क्या बोलेंगे, इसको आप कह लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट कर लें, जो भी इसको कहना कह लें, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कह लें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी हो जाएगी, उसके ऊपर जो उसने खर्चा कर दिया, तो वो 1250 का कर दिया, ठीक है। अब इसकी कीमत जो है, वो न्यू कीमत जो है वो कितनी आ गई है, 5,000 पहले थी, और उसके ऊपर उसने 25% ज़्यादा लगाया, तो 1250 की हो गई। और अब वो कितने की बेच रहा होगा, वो बेच रहा होगा, उसकी जो असली कीमत होगी, मार्क प्राइस होगी, वो हो जाएगी 6,250 रुपये। तो ये उसकी अब मार्क प्राइस हो गई है, ठीक है, मार्क प्राइस। मगर वो मार्क प्राइस पे उसने फिर डिस्काउंट दे दिया, यानी मिसाल के तौर पे 5,000 में उसने खरीदी है, और वो बेचना कितने में चाह रहा था, 6,250 में। मगर उसने बाद में सोचा कि यार मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो उसने 4500 में बेचना शुरू कर दिया। सो अब डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि उसने कितने रुपए की छूट कर दी। तो उसकी असली कीमत क्या थी, 6,500, ठीक है, 6,250, और उसने कितने में बेच दी बेटा, उसने कितने में बेचना शुरू कर दी, 4500 में। तो 4500 से इसको माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा, 0 में से 0 गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 1,750 रुपये, ठीक है। तो ये 1,750 रुपये आपका आ जाएगा, 1,750 रुपये की छूट है। अब आपने निकालनी है डिस्काउंट परसेंट की, यानी माफ़ी कितने परसेंट है, परसेंट पूछ रहा है। तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, मार्क प्राइस को नीचे रखते हैं, डिस्काउंट को ऊपर रखते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 1000 के साथ, क्योंकि परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो डिस्काउंट उसने कितना दिया है, 1,750 रुपये का, मार्क प्राइस कितनी है, 6,250, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो 0 0 से कट गया, और ये आ गया 17500 डिवाइड बाई 625। ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको कटिंग शटिंग डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये तकरीबन आपका जवाब आ जाएगा 28। तो 28% आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि सईद ने इन्वेस्ट किए 12,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी आ गई, यानी कितने पैसे खर्च किए हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी आ गई 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये उसने क्या किए हैं, खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, मार्कअप रेट कितना है, प्रॉफिट रेट कितना है, तो प्रॉफिट रेट जैसे आप आर कहते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट को पी कहते हैं, और इस अमाउंट को क्या कहते हैं आप, आर कहते हैं। तो आपका प्रॉफिट रेट जो है वो 8.5% है, 8.5, ठीक है, तो 8.5% है। अच्छा, कितनी अमाउंट उसको मिलेगी, तो प्रॉफिट आपने निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट आपने निकालना है, और कितने साल के लिए, 2 साल और 6 महीने। तो 2 साल 6 महीने का मतलब है 2.5 साल, 2 साल 6 महीने कितने होते हैं, 2.5 साल ना। सो पीरियड आपके पास कितना आ गया है, टाइम पीरियड आपके पास आ गया है 2.5 साल का, ठीक है। तो अब फार्मूला लगा दें, फार्मूला आपको पता है कि प्रॉफिट निकालने का या लोन निकालने का फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो P कितना है हमारे पास, 12,000, और रेट आपने लगाया है कितना, 8.5%। फ़ीसद ख़त्म करने के लिए 100, इशारिया ख़त्म करने के लिए एक और 0,
और मल्टीप्लाई बाय ढाई, ढाई का भी इशारिया ख़त्म करने के लिए एक ज़ीरो नीचे लग जाएगा। तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, और 10 दो बार, 5 दो बार 10, और ये 5 25 पे कट गया, 2 एकम 2, और ये कितना आ गया 6। तो पीछे क्या बच गया 6 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको जल्दी से मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा लगभग आपका, अल्लाह भला करे, 2550। तो 2550 रुपये आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब नाउ व्हाट वुड बी अमाउंट, तो टोटल अमाउंट बतानी, ये तो प्रॉफिट हो गया ना, तो अब टोटल अमाउंट उसकी कितनी होगी, कितने पैसे बीच में आ गए टोटल। तो टोटल अमाउंट उसकी जो बीच में आ गई है वो पहले कितनी थी 12,000, ठीक है, और अब उसके बीच में 2,550 रुपये और आ गए हैं, मुनाफा आ गया 2.5 साल में। तो अब इसके जो बन गए हैं वो 14,550 रुपये बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, फ़हीम है, उसने अपनी कार को इंश्योर्ड किया है 3% पे 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए उसने इंश्योर्ड किया। वर्थ ऑफ कार जो है, वर्थ ऑफ कार मैं लिख भी लेता हूँ। तो वर्थ ऑफ कार, उस कार की कीमत है 8,50,000 रुपये, ठीक है, 8,50,000 रुपये। अब टोटल अमाउंट जो प्रीमियम किया है उसके ऊपर डिप्रेशिएशन रेट जो लग रहा है वो 10% लग रहा है, यानी हर साल उसकी कीमत 10% कम हो जाएगी, ठीक है, हर साल उसकी गाड़ी की कीमत 10% कम हो जाएगी। अब आपने निकालना है कि उसने एनुअल प्रीमियम कितना देना है 3 साल तक, टोटल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने निकालना है फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्रीमियम में तो गाड़ी की कीमत कम नहीं हुई ना, पहले साल तो गाड़ी की कीमत उतनी है, तो फर्स्ट प्रीमियम आप निकाल दोगे 3%, कितना परसेंट निकालना है 3%, ठीक है। 3% का मतलब है 3/100, और 8,50,000 का आपने जो पहले साल का निकाल लेना है। अब मैं टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8500 के साथ, और आपका आंसर आ जाएगा अपना 222500, ठीक है, इतने पैसे आ जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब आपने निकालना है सेकंड प्रीमियम, मगर सेकंड प्रीमियम निकालने से पहले आपको पता है कि आपकी गाड़ी की 10% कीमत गिर चुकी होगी। सो वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, वर्थ ऑफ कार 1 साल बाद, वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, तो वो 10% गिर जाएगी। तो 10% निकाल लेते हैं कितनी होती है। तो 10% किसका बेटा, 8,50,000 का बच्चों निकाल लेंगे। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8,500 जो कि बनता है 85,000 रुपया। तो इसका मतलब है कि 85,000 रुपया कम हो गया, ठीक है। तो ये डेप्रिशिएट अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो गिर गई है। कितनी अमाउंट गिर गई है, 85,000 गिर गई है। तो अब जो वर्थ ऑफ कार आ जाएगी, वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद जो कार की बन गई है बेटा मियाद, वो कितनी बन गई है, वो 8,50,000 में से 85,000 रुपये कम हो गई है, ठीक है। तो अब 85,000 इसमें से माइनस कर लें, तो 8,85,000 में से 8,50,000 है ना, तो ये बन जाएगी तकरीबन 7,00,000, और 50 ये गए और 35 और गए, तो ये तकरीबन 65,000, ठीक है। तो 65,000 रुपये बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी जो कीमत आ गई 7,65,000 की। अब जो आपका सेकंड प्रीमियम होगा, तो सेकंड प्रीमियम बेटा क्या करेंगे, सेकंड प्रीमियम हम निकालेंगे इस बुनियाद पे 7,50,000, 3% लेंगे, 3% था ना, तो 3% था, कितने, 3% का मतलब क्या है 3/100। अब जो कीमत लिखेंगे वो 8,50,000 नहीं लिखेंगे, वो तो पहले साल थी, अब तो इसकी कीमत गिर गई है, कितनी गिर गई है 85,000। तो अब रह गई इतनी गई 7,65,000। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,650 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 22,950 रुपये, ठीक है। अब तीसरे साल क्या होगा, फिर इसकी कीमत गिर जाएगी 10 साल। तो डिप्रिशिएट अमाउंट गिरी हुई कीमत कितने बेटा, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी गिर जाएगी। तो पहले कितनी थी 7,65,000, ठीक है, ये वाली, और इसमें 10% गिर गई। तो 10% गिर गई का मतलब ये है कि ये इतनी गिर गई, तो ये आ जाएगी 76,500 रुपये गिर गई है, यानी 76,500 रुपये गिर जाएगी, ठीक है। तो अब 76,500 को आपने क्या करना है, माइनस कर लेना है किसके साथ। सो अब इसकी जो है वो न्यू अमाउंट आ जाएगी, या वर्थ ऑफ कार की जो अब कीमत आ गई न्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद।
तो वो कितनी थी, पहले कितनी रह गई थी, 7,65,000 रह गई थी, उसमें से अब 76,500 माइनस कर लेते हैं। तो इसका माइनस कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, तो माइनस कर लें इसको, तो ये आ जाएगा 6,88,500 रुपया। ठीक है, तो ये पैसे आ गए। अब आपकी जो थर्ड प्रीमियम है वो कितना होगा, तो थर्ड प्रीमियम निकाल लेते हैं। तो थर्ड प्रीमियम आपका आ जाएगा 3% ऑफ बेटा किसका, 6,88,500 रुपये का। तो ये अब आ जाएगा, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, सो 3 टाइम्स 6,885, और जो कि जवाब कितना आता है बेटा, तो आता है 3 टाइम्स 6,885, ये बनता है 20,655। तो 20,655 इसने तीसरे साल देना है। अब एंड पे आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट निकाल लेनी है, टोटल अमाउंट यानी टोटल कितना पैसा हो गया, टोटल सारा देख दूख के बताओ। तो ये देखें, ये 85,000 पहली बार उसने कितना दिया, 22,500, ठीक है, ये वाला, ये वाला पहले बार दिया था। दूसरी बार उसने क्या दिया, 22,900। तीसरा प्रीमियम उसने कितना दिया, 22,950, 22,950। अच्छा, इसको चेंज कर लें, 22,950, तो ये आ गया 22,950 रुपये। और तीसरा उसने कितना दिया, 20,655। इसको मैं कैलकुलेटर पे प्लस कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 69,150 रुपीज़। तो ये इसका टोटल अमाउंट आ गई है। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला, फर्स्ट प्रीमियम, फिर उसकी कीमत 10 साल 10% गिर गई, हमने गिरी हुई परसेंट का 3% निकाल लिया, फिर 2 साल बाद फिर 10% गिरी, फिर हमने उसका निकाल लिया प्रीमियम, और तीनों प्रीमियम को हमने एंड पे क्या कर दिया बच्चों, प्लस कर दिया। ठीक है, असलम ने स्टार्ट किया बिजनेस कितने रुपए में, 35,000 रुपये में। ठीक है, और 3 साल बाद फिर अकरम ने भी ज्वाइन कर लिया उसको बिजनेस में 4,000 रुपये में, और फिर 6 साल बाद असगर ने भी इन्वेस्ट कर लिया 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईयर, यानी 1 साल है। अब इसका हमने एक स्केच बना लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा 1 साल है, सही है। तो सबसे पहले जो है वो किसने इन्वेस्ट किया, असलम ने किया। तो असलम ने इन्वेस्ट किया पूरे साल के लिए। ठीक है, तो असलम जो है उसका पूरे साल का 12 मंथ का है, तो असलम ने पूरे 12 मंथ के लिए पूरा का पूरा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट किया है, 35,000 रुपये। ठीक है, तो अब मैं असलम का लिख लूँ। अच्छा, पहले सब बारे कर लेते हैं। अकरम ने 3 महीने बाद दिए थे, तो 3 महीने बाद का मतलब ये है कि 3 महीने मतलब बाद किया था, तो इसका मतलब 9 मंथ। तो 9 मंथ जो है वो अकरम ने दिए हैं पैसे, 3 महीने बाद दिया, तो इसका मतलब ये है कि 9 महीने उसने अपने पैसे लगाए हैं। तो कितने लगाए हैं, 4,000 रुपये। ठीक है, और जो असगर है उसने 6 महीने बाद दिए हैं, तो इसका मतलब उसने 6 मंथ लगाए हैं। तो असगर ने 6 मंथ लगाए हैं, कितने रुपए, 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये असगर का आ गया 6 मंथ का, कितने 6 मंथ पे लगाए हैं 5,000 रुपये, तो इसका नाम है असगर। तो हमारे पास 3 बंदों के आ गए। अब यहाँ से सोल्यूशन जो है प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। तो असलम के तो 12 मंथ के लगे हुए हैं, तो असलम की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, असलम इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, असलम की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 35,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, जो कि बनता है 35 12, कैलकुलेटर पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ जाएंगे बेटा 42, ठीक है, 0000। तो ये अच्छा 4,20,000 आ गया। ठीक है, तो इसके 4,20,000 रुपये आ जाएंगे, सही है। अब ये हो गया किसके, असलम के। अब अगला बंदा आ जाए। ठीक है, तो अगला बंदा कौन है, अकरम। अकरम ने कितने महीने में लगाए हैं, 4,000 रुपये लगाए हैं। अकरम की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, अकरम ने क्या किया है, 4,000 रुपये लगाए हैं, कितने महीने के लिए, 9 मंथ के लिए। तो ये 9 4 36, तो इसका सिंपल 36,000 रुपये आ जाएंगे, इसके थोड़े हैं। ठीक है, तो इसके भी 4,20,000 और इसके 36,000 बन गया। असगर ने 5,000 लगाए हैं 6 मंथ के लिए, तो असगर की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, असगर की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो देखें कितनी हो जाएगी, 5,000 कितने दिनों के लिए, 6 मंथ के लिए। तो 6 5 30, तो इसकी आ जाएगी 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये तीनों की हमारे पास आ गई। अब हम इसकी ले लेंगे क्या, रेशो। तो असलम रेशो अकरम रेशो असगर। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, असलम की कितनी हो गई, असलम की हो गई 4,20,000। ठीक है, और अकरम की कितनी हो गई 36,000, और असगर की कितनी होगी 30,000।
तो पहले ज़ीरो देखें कितने कट सकते हैं, तो 3 ज़ीरो ये कट गया, 3 ज़ीरो ये कट गया, 3 ज़ीरो ये कट गया, तो ये 420 हो गया, ये 36 हो गया और ये 30 हो गया। अब इसको फर्दर हम कैंसिल करते हैं, तो किस टेबल पे कर लें, 2 पे करते हैं या 4 के टेबल पे कर लें या 6 के टेबल पे, मुझे लग रहा है ये जा रहे हैं, अब 6 के टेबल पे कर लेते हैं। तो 6 ये 70 आ जाएगा, ये 6 के टेबल पर रखेंगे 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं कटते। तो ये आपके पास टोटल आ गया। अब ले लें सम ऑफ रेशोज़, तो सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेशो यानी इन सब को प्लस कर लेंगे रेशो को, तो ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 81। तो 81 टोटल हिस्से बन चुके हैं, जिसमें से 70 असलम के हैं, अकरम के 6 हैं और असगर के 5 हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं असलम का कितना बनता है प्रॉफिट। सो असलम का प्रॉफिट कितना है, टोटल हिस्से देखें 70 हैं, आउट ऑफ कितने में से, 81 में से। और अब देखें कि अमाउंट में प्रॉफिट हुआ कितना है, अच्छा 1620 रुपये मुनाफा हुआ सिर्फ, बस 1620। तो ये देखें 1620 रुपये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, 81 का टेबल पड़े 1620 पे, मेरे ख्याल से 81 2, हाँ 2 पे, तो 2 पे की एक ज़ीरो वैसे ही था, तो 81 कम 81 का से 2, तो 70 को ज़रब कर लें 20 के साथ, तो ये बन जाएगा कितने रुपए, 1400 रुपये। तो इसको भाई पूरा साल 35,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए और सिर्फ 1400 रुपये को बचा दो। चलो जी भाई भागो 1400 रुपये लेके। अब आ गया कौन, अकरम। अकरम के टोटल हिस्से कितने हैं, 6, और टोटल वैसे कितने हिस्से हैं, 81। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1620 के साथ, तो अगेन कट गया 81 20 पे, और ये आ जाएगा 6 ज़रा 20, और इसके टोटल पैसे कितने बनेंगे, 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये का क्या आता है भैया, 4 भी नहीं आता। आगे आ गया असगर, तो असगर के पैसे देख लेते हैं कितने, असगर के हिस्से हैं 5/81 ज़रब 1620, तो ये कट गया 1 पे, ये कट गया 2 पे, तो 5 × 20, तो ये कुल मिला के 100 रुपये इसका बनेगा। तो 100 रुपये का ये लोड करा ले बस जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसमें असगर है, असगर ही है ना, हाँ असगर, ये स्पेलिंग गलत है। असगर ने जो है वो छोड़े हैं कितने रुपए छोड़े हैं, 6,55,275। तो अमाउंट लेफ्ट, जो अमाउंट छोड़ी है वो कितनी छोड़ी है, अमाउंट या टोटल अमाउंट का आप कह लेंगे, टोटल अमाउंट छोड़ी है वो कितनी है, 655,275 रुपीज़। ठीक है, अब उसके ऊपर जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस आए हैं, यानी उसके फ्यूनरल यानी कि किसके पैसे, फ्यूनरल जनाजे के पैसे, हाँ जनाजे के जो उसका खर्चा आ गया, उसके जो तदफीन के ऊपर खर्चा आ गया, वो कितना आ गया है, वो RS के ऊपर दफन के ऊपर जो खर्चा आ गया वो आ गया 5275 रुपीज़। ठीक है, और उसने कर्जा कितना देना था, जो अमाउंट उसकी डेप्थ थी, अमाउंट डेप्ट कर्जे की जो अमाउंट थी वो कितनी थी, अमाउंट पेड एज डेप्ट, पेड जो अदा की गई एज डेप्थ, तो डेप्ट यानी कर्जे की, यानी बंदे ने कर्जा भी लिया हुआ था किसी से 50,000 रुपए का, तो वो भी अभी इसमें से जाएगा। तो अब जो अमाउंट लेफ्ट हो जाएगी, जो अमाउंट रह जाएगी वो कितनी होगी, तो जो अमाउंट रह जाएगी तो उसमें से हम जनाजे के खर्चा, यानी टोटल अमाउंट कितनी है, RS 6,55,275 में से उसकी जो जनाजे का खर्चा है और उसके जो 50,000 रुपये उधार था या कर्जा था वो माइनस कर लेंगे। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे जल्दी से कर लेता हूँ, तो ये तकरीबन बन जाता है 6,55,275 में से सिंपल, अच्छा ये बन जाएगा 55,275 ही बन जाएगा। तो पीछे कितना बच गया, 6 लाख ही बच गया। तो 6 लाख रुपया जो है उसका बच जाएगा। अमाउंट लेफ्ट कितनी आ गई, 6,000, बाकी उसका खर्चा निकल गया। अब जो है उसकी विडो का शेयर, जो उसकी बेवा है उसका शेयर निकाल लेते हैं। तो बेवा का शेयर कितना है, 1/8% है, तो 1/8 है, सॉरी 1/8वां हिस्सा। तो 1/8 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 8 1 8 और 860 की टेबल पे नहीं जाता, तो इसको डिवाइड ही करना पड़ना था। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर से सीधा कर लेता हूँ, आपने खुद करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये आ जाएगा तकरीबन 75,000 रुपये। सो 75,000 रुपये जो है वो बेवा को मिल जाएगी। सो अमाउंट लेफ्ट फॉर चिल्ड्रन, अमाउंट लेफ्ट फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए कितनी अमाउंट ले जाएगी, तो 6 लाख में से 75,000 ले गई बीवी। ठीक है, बेवा, तो पीछे कितना रह गया, तो ये रह जाएगा 5,25,000 सीधा सीधा। ठीक है, 5,25,000। अब जो है वो चिल्ड्रन का करना है। तो चिल्ड्रन का करने का क्या होता है, अच्छा बेटे कितने हैं उसकी, एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। ठीक है, एक ही है, तो सन्स, तो सन एक ही है, और डॉटर भी एक ही है। ठीक है, अब हम इसके हिस्से निकाल लेते हैं। तो हमें पता है डॉटर के तो होते हैं, सन के जो होते हैं वो डबल हिस्सा होता है, और डॉटर का जो होता है वो एक ही हिस्सा होता है। तो यहाँ पर सन के आगे रेशो 2 और इसकी आगे 1, तो टोटल रेशो कितनी बन गई, या सम ऑफ रेशो कितना हो गया टोटल रेशो, तो टोटल रेशो
जो है वो 2+1 आ गई जो कि होती है 3। तो टोटल इससे 3 बन गए, जिसमें से 2 जो है वो बेटे के हो गया और 1 बेटी का हो गया। तो हम इसके निकाल लेते हैं। सन का शेयर एक ही बेटा है तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो एक बेटे का आ जाएगा कितना, 2+1 कितना, 2 हिस्से हैं टोटल 3 में से, और पैसे कितने हैं, 5,25,000 रुपये। ठीक है, तो इस 3 को अगर 525 पे कैंसिल करें तो ये आ जाता है 1 और ये बाई 7 और ये 5, 1,75,000 आ जाता है। ठीक है, तो 2 को 1,75,000 से ज़रब कर देंगे तो ये 175 और 175 कितना होता है, सीधी सीधी सी हिसाब है। तो 350, ठीक है। तो ये 3,50,000 बेटे के ले गया। पीछे अब डॉटर का शेयर आ गया, तो डॉटर शेयर विल बी 1/3। एक में से 3 हिस्सा था, 1 लाख कितने का, 5,25,000 रुपये का। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,75,000। तो 1 को मल्टीप्लाई कर लें 1,75,000 से, तो वो तो सिंपल 1,75,000 ही आ जाएगा। सो 1,75,000 बच गए किसके बेटा, बेटी के। ठीक है, तो इस तरह करके ये तकसीम हो जाएगी। यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, रिव्यू एक्सरसाइज थी। आई होप सो आपको समझ आई होगा। ना समझ आए होगा आप हमें इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।